हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको कैसे टेबल एंड डायग्राम से करते हैं और किस हिसाब से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको 5 to 6 लाइंस लिखनी है। कौन कौन सी लाइंस लिखनी है वो मैंने लिखी हुई हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सिंपल इंग्लिश में, प्लस इसको आसान लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दिस लॉ वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाउंडेड बाय गॉसन इन 19th सेंचुरी। ये गॉसन हुए हैं, प्रोफेसर गॉसन, उन्होंने ये 19th सेंचुरी में लॉ दिया था। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन, इसको सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन भी कहा जाता है। मार्शल कॉल्ड इट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल ने, जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी पे काफ़ी काम किया है, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत काम किया है, उन्होंने इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अगर इस लॉ के हिसाब से अगर किसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो अ कंज्यूमर शुड स्पेंड, एक कंज्यूमर को खर्चा करना चाहिए, हिज लिमिटेड इनकम, जो अपनी लिमिटेड गिवन इनकम है, ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज पे इस हिसाब से खर्चा करना चाहिए, इन सच अ वे दैट लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी यील्ड्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, कि उसके पास जितना भी लिमिटेड पैसा है उसको इस हिसाब से खर्च करना चाहिए कि लास्ट का जो पैसा है वो खर्च करके इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए। इसीलिए तो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से तो इसका नाम पड़ा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। समझ गए बात? इक्वी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये कैसे है, ये टेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, मगर सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं। आपने एक डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप इंट्रोडक्शन के बाद 5-6 लाइंस के बाद एक डेफिनेशन लिखते हैं तो समझ लो कि टीचर घायल हो जाएगा आपका पेपर देख के। समझ गए बात? तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग, उसके पास कोई भी एक चीज़ है, विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, और उसके डिफरेंट यूजेस है, he will distribute it among these uses in such a way that it has same marginal utility in all। तो मार्शल कहते हैं अगर किसी भी इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको एक से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ को अगर वो इस हिसाब से खर्च करता है कि लास्ट का यूनिट उसको सेम मार्जिनल यूटिलिटी दे, तो उस केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कामयाब रहता है। तो चलिए अब इसकी अजम्पशंस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपने अजम्पशंस लिखनी है, 5-6 लाइन 7 लाइन जितना भी लिखना चाहते हैं, उसके बाद अजम्पशंस आएंगी। ठीक है, अजम्पशंस 99% पूरे कार्डिनल यूटिलिटी में जितने भी टॉपिक हैं उनकी सेम है। जैसे फर्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी, के यूटिलिटी को हम नंबरों में मेजर कर सकते हैं। कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए अपना पैसा खर्च करके। दूसरा, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम यहाँ एज्यूम करने की कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, और नो चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी क्रिटिसिज्म हो जाएंगी जब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी है वो मैं कराऊंगा। तो अजम्पशंस की क्रिटिसिज्म है बहुत ज़्यादा। नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके केस में चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहनी चाहिए। फिर आप हेडिंग बनाओगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल प्लस डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बना रहे हैं एक एजम्पशन पे कि हमारे पास सिर्फ 5 रुपये हैं और हमने 5 रुपये को 2 गुड्स पे खर्च करना है, गुड ए एंड गुड बी, और हर एक गुड की कीमत 1 रुपया पर केजी है। इस एजम्पशन पे ये टेबल बेस्ड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है मनी स्पेंट, यहाँ पे गुड ए गुड बी। अब 5 रुपये खर्च करने हैं हमने, और हम अगर पहला रुपया अगर गुड 1 पे मतलब गुड ए पे खर्च करते हैं तो हमें मिलती है 10 की यूटिलिटी, और अगर यहाँ खर्च करते हैं तो उल्टा बोल गया मैं, गुड ए पे खर्च करते हैं तो 12 की यूटिलिटी मिलती है, 12 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, और अगर गुड बी पे खर्च करते हैं तो 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। तो मैं पहला गुड तो भाई ऑब्वियसली कहाँ पे खर्चूंगा, गुड ए के ऊपर, क्योंकि गुड ए मुझे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा है 12 यूटिल्स की। अब आ जाता है रुपी 2, तो 2 रुपीज़ कहाँ पे खर्च करेंगे, अगर सेकेंड रुपी हम यहाँ पे खर्च करते हैं तो हमें 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, और यहाँ पे खर्च करते हैं तो भी 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, मगर दोनों में से किसी एक पे खर्च करना है। फर्ज करो अगर हम यहाँ खर्च करते हैं तो फिर थर्ड यूनिट हम यहाँ खर्च करेंगे, क्योंकि अगर थर्ड यूनिट यहाँ पे खर्च करेंगे दोबारा तो हमें पता है कि ज़्यादा माल खाने से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। तो इससे तो 8 की यूटिलिटी मिल रही है और दूसरे से कितने की मिल रही है, 10 की। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपने सेकेंड यूनिट यहाँ खर्च किया मगर थर्ड यहाँ नहीं करोगे, थर्ड यूनिट यहाँ खर्च करोगे, तो एक ही बात है।
ठीक है, एक ही बात है। अगर आप सेकंड यूनिट यहाँ पे खर्च करते हो तो थर्ड यूनिट यहाँ पे नहीं करोगे क्योंकि कम यूटिलिटी है, थर्ड यूनिट यहाँ पे करोगे, यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी है। अब आ जाता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट कहाँ पे खर्च करोगे? फोर्थ यूनिट अगर यहाँ पे खर्च करते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप फिफ्थ यूनिट नहीं खर्च कर सकते क्योंकि कम यूटिलिटी है, फिफ्थ यूनिट यहाँ खर्च करोगे। ऑन द अदर हैंड आप फोर्थ यूनिट अगर यहाँ पे खर्च करते हो तो फिफ्थ यूनिट यहाँ पे खर्च करोगे क्योंकि यहाँ पे खर्च नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी कम है। तो कहने की बात ये है कि हमने इस सिचुएशन में क्या किया, लास्ट के ₹2 जो हमने खर्च किए वो हमें सेम मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपने पैसे इस हिसाब से खर्चे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लास्ट के यूनिट से बराबर आए जो सेकंड लास्ट के यूनिट की आ रही है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइस। इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ ए गुड, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ बी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी किसकी? ए की, और यहाँ लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी की। मान लो मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ये बराबर बराबर रखनी है 1 2 3। अब मैं यहाँ से बराबर ले लेता हूँ, ये होगी 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे मैं 10 बना देता हूँ 10, और इसको ऊपर ले जाके वाई एक्सेस यहाँ कहीं मैं 12 रख देता हूँ, और यहाँ पे भी 2 4 6, इसको रब करते हैं यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी को, यहाँ लिखते हैं 6 8, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी 10। अब देखिए सबसे पहला यूनिट कहाँ पे खर्च किया था? ए के ऊपर, गुड ए के ऊपर, और कितनी यूटिलिटी मिली थी? 12 यूटिल्स की। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक गुड खाता हूँ इधर और 12 की यूटिलिटी मिल जाती है, तो मैं इसको और इसको मिला देता हूँ, ठीक है। और जब मैंने एक और पैसा खर्च किया और गुड ए पे एक और यूनिट खाया तो मुझे कितने की यूटिलिटी मिली? कितने की मिली? 10 की। तो मैं जाता हूँ और सेकंड यूनिट जब मैंने खर्च किया तो 10 की यूटिलिटी मिली, ये डायग्राम बन गया। थर्ड यूनिट खर्च किया तो मुझे कितने की मिली? एक और यूनिट खर्च किया जब मैंने इसके ऊपर, तो ये मिली 8 की यूटिलिटी। तो मैं पीछे जाता हूँ और थर्ड यूनिट के सामने 8 की यूटिलिटी को कर देता हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये डायग्राम बन गया। ये किसका डायग्राम बन गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड। अब हम चलते हैं बी गुड पे। यहाँ पे हम कर लेते हैं पेन का कलर चेंज। तो बी गुड जब खा रहे हैं तो पहले वाले में कितने की है? 10 की यूटिलिटी, और दूसरे वाले में 8 की यूटिलिटी। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट में 10 की, सेकंड में 8 की। फर्स्ट में कितने की यूटिलिटी है? 10 की, और सेकंड में कितने की यूटिलिटी है? 8 की। तो अब अगर इन दोनों से मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं तो ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। तो अब टेबल के हिसाब से हमने 3 यूनिट खर्च किए थे, किसमें? 3 यूनिट्स खर्च किए थे गुड ए पे और 2 यूनिट्स खर्च किए थे गुड बी पे। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि जो लास्ट के गुड खर्च किए थे दोनों पे, लास्ट के ₹2 खर्च किए थे उससे इक्वल मार्जिन यूटिलिटी आ रही है, और यहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट के 2 यूनिट खर्च किए थे उससे इक्वल मार्जिन यूटिलिटी आ रही है ना। इसका सेकंड और इसका जो थर्ड है वो इक्वल मार्जिन यूटिलिटी दे रहे हैं। ये चीज़ समझ आ गई? तो आपको ये चीज़ एक बार अच्छे तरीके से समझनी है कि यही इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं इसमें एक और ऐड ऑन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके 3 की जगह 4 यूनिट खाता हूँ, 3 की जगह 4 यूनिट खाता हूँ। आपने यही डायग्राम बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है, मगर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। अगर मैं 3 की जगह 4 यूनिट खाता तो लेट मेरी ये यूटिलिटी 6 की हो जाती, और अगर 4 यूनिट यहाँ पे स्पेंड करता तो यहाँ पे तो 1 यूनिट कर पाता ना। तो उस केस में मुझे इतनी यूटिलिटी गेन होती क्योंकि ये फालतू मिला है मुझे, मगर इतनी यूटिलिटी क्या हो जाती? लॉस हो जाता इतना। अगर मुझे सिर्फ इतना सा गेन होता तो मुझे ये लॉस भी तो हो जाता ना। तो गेन इज लेस देन लॉस, तो इस केस में मुझे इक्विलिब्रियम नहीं होता। इसी वजह से मैंने 3 यूनिट इधर खर्च किए और 2 यूनिट इधर खर्च किए, ज़्यादा पंगा नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इस पे ज़्यादा यूनिट खर्च कर लेता
तो आप यकीन मानिए वहाँ से यूटिलिटी का लॉस हो जाता, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड ही है ना, हमारे पास तो लिमिटेड पैसा ही है। हमने इसीलिए 3 यूनिट्स यहाँ खर्च किए और 2 यूनिट्स दूसरी जगह खर्च किए। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसा आड़ा तिरछा डायग्राम मान लो बना तो लिया, मगर आपने फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तरीके से। आपने ये जो डायग्राम जो बनाया है इसको थोड़ा सा छोटा करके आपने कॉपी के साइड पे इस तरीके से आपने बनाना है। मान लो इस तरीके से आपने कॉपी के साइड पे बनाया, ठीक है डायग्राम। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यहीं पे रह गया, सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए। ठीक है, आपने साइड पे डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ रब कर लेता हूँ प्रॉपर, और ये चीज़ें भी रब कर लेता हूँ, बीच में हचड़ पचड़ सा हो रहा है। डायग्राम बनाने के बाद जो भी आप लिखेंगे ना वो हमेशा साइड पे लिखेंगे, ऐसे एक्सप्लेनेशन। आपने बीच विचाले डायग्राम नहीं बनाना। अगर बीच विचाले डायग्राम बनाते हो पेजेस को फिल करने के लिए, तो टीचर के दिमाग में आ जाएगा कि आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा डायग्राम साइड पे बनाएं और साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट पार्ट जो इसका मॉडर्न स्टेटमेंट है वो करते हैं। मॉडर्न स्टेटमेंट कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की जो रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए जितने भी गुड आप कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय उसका प्राइस अगर सॉल्व करें तो मान लो 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 यूटिल्स, और अगर हम सेकेंड गुड की मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस डिवाइड करें वो भी 5 यूटिल्स है, तो ही हम इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो मॉडर्न स्टेटमेंट कहती है कि मार्जिन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ वन गुड शुड बी इक्वल टू सेकेंड शुड बी इक्वल टू nth यूनिट। समझ के बाद जितने भी गुड हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो सेम होनी चाहिए। इसी को मैं नेक्स्ट थोड़ा मतलब मिक्स करके लिख सकता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक साइड तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, एक साइड प्राइस आ गए। तो इसको हम आगे इंडिफरेंस कर्व में इस्तेमाल करेंगे कहीं, बस आप इस चीज़ को याद रखना। रिमेंबर लिख देता हूँ, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को इंडिफरेंस कर्व में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अगर समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।